हेलो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज एक नया टॉपिक। लिक्विडेशन क्या होता है कंपनीज का। डिसोल्यूशन पढ़ा था हमने पहले, ग्रुप 1 में पढ़ा था हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वगैरह का। अभी हमें पढ़ना है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है। एक कंपनी पहले बनती कैसे, कंपनी बनती है लीगल प्रोसीजर से। तो एक लीगल प्रोसीजर होता है कंपनी को बंद करने का। जब कंपनी का एंड होता है तो एक लीगल प्रोसीजर होता है, उस लीगल प्रोसीजर को कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब किसी कंपनी को वाइंड अप करना होता है, प्रॉपरली क्लोज करना होता है, तो हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसका नाम क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी को बंद करने में भी कई साल लग जाते हैं। काफ़ी सारी एसेट्स बेचनी होती है, बहुत सारे सेटलमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारे ड्यूज होते हैं जो सेटल करने होते हैं। तो ठीक है, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंपनीज की, वो सारी फुलफिल करने के बाद क्या होता है, कंपनी लिक्विडेट होती है और वाइंड अप हो जाती है। अब लिक्विडेट करने के टाइम अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किस तरह से कंपनी की मेजरमेंट वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर। अब कंपनी का मोड्स ऑफ लिक्विडेशन क्या होता है। मोड्स ऑफ लिक्विडेशन का मतलब क्या हो गया कि कंपनी को बंद कैसे करना है। क्या होता है, कभी कभी कोई कंपनी अगर इलीगल बिजनेस कर रही होती है तो कोर्ट उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इसको लीगली बंद कर दो कंपनी को। ठीक है, तो कंपलसरी ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। या तो कंपलसरी ऑर्डर दे दिया किसने, कोर्ट ने। दूसरा तरीका क्या है, वॉलंटरी। कंपनी के जो मेंबर हैं वो अपनी इच्छा से कंपनी को बंद कर रहे हैं। हो सकता है प्रॉफिट ना हो रहा हो, या फिर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हो, बिजनेस अच्छे से, ठीक है, बिजनेस अच्छे से ना चल रहा हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लिक्विडेशन के कि कंपनी लेकिन बंद करनी पड़ रही है। तो इसको बंद करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर, ये देखते हैं। सबसे पहला पार्ट टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है लिक्विडेशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 57 लिक्विडेशन कंपनी के अंदर। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अंदर जो हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें है फॉर्म नंबर 57 बनाना है। फिर है लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक चीज़ देख लेंगे कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। फिर हमारे पास बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, फिर है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में पढ़ते हैं। अब जब किसी कंपनी को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपनी की एक एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, किसी और को देना पड़ेगा। एसेट्स रख के क्या करेगी कंपनी, ठीक है, तो सारी एसेट्स को हम क्या करेंगे, बेच देंगे। अब सारी एसेट्स बेच देंगे, जो पैसा आएगा उससे हम सारी लायबिलिटीज़ पे कर देंगे, लायबिलिटीज़ पे कर देंगे, और जो शेयर होल्डर वगैरह हैं, डिबेंचर होल्डर हैं, उनको पेमेंट कर देंगे। बाकी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। नॉर्मल सा तो यही होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले SOA बनाना है। SOA मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको सबसे पहले बनाना है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, ये बनाता कौन है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं डायरेक्टर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाता है, कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर SOA बनाने के बाद कंपनी के क्रेडिटर्स को और शेयर होल्डर को दे देते हैं, ताकि वो अप्रूव कर दें कि कंपनी को लिक्विडेट करना है या नहीं करना, उन्हें पसंद आ रहा है प्रपोजल या नहीं आ रहा। क्योंकि कंपनी का ऑनर कौन है, शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा है, उन सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे कंपनी नहीं बंद होती। ठीक है, तो अप्रूव कराना पड़ेगा। तो क्या देंगे हम, SOA देंगे। SOA यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये बात लिखी होगी कि हमारे पास एसेट्स क्या क्या हैं, और जो एसेट्स हैं उन पे हमने कितना लोन ले रखा है, कितने रुपए में ये एसेट्स बिक जाएंगे, इनकी ERV क्या है। ERV मतलब एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ERV। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बताएगा कौन, डायरेक्टर्स बताएंगे। ठीक है, अब लिक्विडेशन करने के लिए करना क्या पड़ता है। लिक्विडेशन के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने करा है, पहले आपको कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। जो कोर्ट होता है वो अपॉइंट करता है एक लिक्विडेटर को। अब वो लिक्विडेटर कंपनी में आता है। अब उस लिक्विडेटर को तो ये नहीं पता कि कंपनी में एसेट्स क्या क्या है,
अब उसे एसेट्स तो पता नहीं कि कंपनी में एसेट्स क्या क्या हैं, तो उसे कौन बताएगा? डायरेक्टर्स बताएंगे। क्या देंगे लिक्विडेटर्स को? डायरेक्टर SOA दे देंगे बना के। उसमें ये लिखा रहेगा कि कंपनी के ऊपर कितने एसेट्स हैं या फिर कितनी लाइबिलिटीज हैं। ये सारी बातें SOA के अंदर पहले से ही मेंशन होंगी, ठीक है। फिर लिक्विडेटर उसको एक्चुअल में रियलाइज करेगा। जब लिक्विडेटर एक्चुअल में रियलाइज करेगा तो वो बनाएगा लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, SOA। ये बनाया डायरेक्टर ने कि कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स हैं और कितने रुपए में बेचे जा सकते हैं। और LFS कौन बनाएगा? लिक्विडेटर बनाएगा। जब वो एक्चुअल में एसेट्स को बेचेगा, जो पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा सेम एज कैश अकाउंट, इसको मैं बोल सकता हूँ सेम एज कैश अकाउंट। कितना पैसा आया और गया, बस ये लिखना है लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर है बी लिस्ट और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इनके बारे में पहले SOA को देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, फॉर्म नंबर 57 को, इसके अंदर क्या क्या है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे की बात। तो SOA देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले SOA बनाओगे आप, फॉर्मेट मैंने पहले से यहाँ पे बना दिया है। इसमें सबसे पहले लिखना है ANSP। ANSP मीन्स एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेज्ड। ऐसे एसेट जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री होल्ड एसेट्स हैं पूरी तरह से ही। हमारे एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिस पर मैंने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ। कैश, स्टॉक, डेटर, कॉल्स इन एरियर, इस तरह से और भी बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर को भी एसेट्स मानना है। SOA बनाते टाइम हम ये एज्यूम कर लेंगे कि कॉल्स इन एरियर का पैसा रिसीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस्टिमेटेड है तो एस्टिमेशन पूरा होगा। तो ऐसे एसेट जो नॉट स्पेशली प्लेज हैं वो पहले लिख देंगे और उनकी ERV लिख देंगे, कितने रुपए में इनको बेचा जा सकता है। फिर अगला क्या लिखना है? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, ऐसे एसेट जिन पर मैंने लोन लिया हुआ है, चार्ज है कोई, तो वो होते हैं ASP, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज। तो उस एसेट्स का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने मशीन पे लोन लिया है तो मशीन कितने की बिकेगी और कितने का लोन लिया हुआ है, ठीक है। मशीन कितने की बिक जाएगी और कितने का उस पर लोन लिया हुआ है। फिर हमारी डेफिशिएंसी, देखो जी डेफिशिएंसी कब निकलेगी? डेफिशिएंसी तब निकलती है जब मैंने क्या करा, हमारा ERV कम हो और लोन ज़्यादा हो तो क्या निकल जाएगा? डेफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। और जब लोन कम हो, ERV ज़्यादा हो तो प्रॉफिट आ जाएगा, थोड़ा सा पैसे बच जाएंगे, वो उधर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। डेफिशिएंसी आ जाए अगर तो उसको अनसिक्योर्ड के साथ पेमेंट करेंगे। फिर कहाँ पर पेमेंट करेंगे उसको? अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग नो सिक्योरिटीज। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने पैसे नहीं देने, पैसे देने हैं, पर कब देंगे? नो सिक्योरिटीज के साथ। अगर कोई लोन आपने सिक्योर्ड लोन है किसी एसेट से, उससे हमने पे कर दिया, फिर भी अगर लोन बच जाता है तो नो सिक्योरिटी वाले के साथ पे कर देंगे, ठीक है। ये बात हमने नोट में लिखवा दी। देखो, इफ क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज आर अनेबल टू रियलाइज ड्यू देन सच डेफिशिएंसी इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर वो अनसिक्योर्ड हो जाता है। ऐसा लोन जो एसेट्स को बेच के पूरा हो जाता है, ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो क्या बन जाएगा? वो अनसिक्योर्ड बन जाएगा, ASP में आ जाएगा, ठीक है। फिर समरी का मतलब कितना पैसा आया, ये वाला और ये वाला, इसका टोटल यहाँ पर डाल देना और कुछ नहीं करना। एसेट्स को बेच के कितना आया, इस वाली एसेट्स को बेच के कितना है, टोटल लिख देना है, इसका यहाँ नहीं लिखना क्योंकि वो हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है। अब लायबिलिटी पे करने की बारी आई। एसेट्स तो हमें पता चल गया कितने में बिक सकते हैं, अब लायबिलिटी पे करनी है। ऐसा ही आप फॉर्मेट यूज करोगे, इसको बोलते हैं हम फॉर्म नंबर 57। तो एज इट इज़ बनाना है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही आपको बनाना है। सबसे पहले बुक वैल्यू, लायबिलिटीज की बुक में वैल्यू कितनी है और उनको हम पेमेंट कितनी करने वाले हैं। अगर कोई भी लायबिलिटीज है तो वाइंडिंग अप डेट के तक का इंटरेस्ट भी ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए और डिबेंचर्स वगैरह हो गए, तो जिस दिन कंपनी बंद हो रही है उस दिन तक का इंटरेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे हमने क्या लिखा? अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज बैलेंस। अब ऐसे क्रेडिटर जिनका फिक्स चार्ज है उनको तो मैंने पहले ही पेमेंट कर दी, तो इसकी वैल्यू इसलिए नील है। देखो पहले ही पेमेंट कर तो चुके हैं फिक्स चार्ज को जो देना था, बाकी बैलेंस लिख लो। तो स्टार्ट बेसिकली यहाँ से होगा, ये अमाउंट फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर।
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को प्रेफरेंशियल मतलब जिन्हें पहले पैसे दिए जाएंगे। प्रेफरेंशियल का मीनिंग ही यही है जिनको पेमेंट पहले करी जाएगी। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आपको समझा देता हूँ कि प्रेफरेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पहले किसको देना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नाम होता है सी लिस्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा था देखो बी लिस्ट, ऐसे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को क्या बोला जाता है? सी लिस्ट। फिर बैलेंस। अब जो बैलेंस बचा उसमें से भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आगे और भी लाइबिलिटीज हैं, जो आगे और भी लाइबिलिटीज हैं उनको भी पेमेंट देनी है। तो क्या करेंगे हम? अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी एक एसेट्स पे फिक्स नहीं है बट वो फ्लोट चार्ज कर रखा है। जैसे कि डिबेंचर सिक्योर्ड है बट विद फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, तो डिबेंचर्स वगैरह को फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है अनसिक्योर वाले से पहले इनको पेमेंट कर देनी है बस। ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज हो गया। सारी एसेट्स पे सिक्योर है ये थोड़ा थोड़ा। तो अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज लाइक डिबेंचर्स वालों को पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, फ्लोटिंग चार्ज वालों को बोलते हैं डी लिस्ट। जो बैलेंस बचा अब उसमें से हम किसको देंगे? अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग नो सिक्योरिटीज। अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग नो सिक्योरिटीज को। फिर बैलेंस बच जाएगा, जो बैलेंस बच गया फिर क्या करना है? अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दे दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट दे दो। फिर जो बच जाएगा वो डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा। क्या होगा? डेफिशिएंसी या सरप्लस। तो बहुत आसान सा काम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। एसओए में बच्चे आपको क्या करना है? सबसे पहले एएसपी लिखोगे, सॉरी एएनएसपी। ऐसी एसेट्स जो नॉट सिक्योर्ड है उनको रिकॉर्ड कर दोगे। फिर एसेट सिक्योर्ड वाली रिकॉर्ड कर दोगे जो लोन में कहीं पे चार्ज पे लगी हुई हैं, एएसपी वाली। फिर लायबिलिटीज को पेमेंट करने के टाइम पे सबसे पहले हैविंग फिक्स चार्ज। ठीक है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज के बाद नो सिक्योरिटी मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर के बाद डेफिशिएंसी या सरप्लस आ जाएगा। ये किसका काम है? फॉर्म नंबर 57 का। देखो एसओए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो एसओए के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। एसओए में हमने देख लिया कि लायबिलिटीज कैसे पे करनी है। एक सीरीज बनी हुई है लायबिलिटीज की, इसी सीरीज में हमने पेमेंट करनी है। सबसे पहले कुछ नोट्स देखो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन। एसओए क्या है? एक एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन है एंड एक्सेप्टेड पेमेंट। एक्सपेक्टेड पेमेंट शीट है, एक पेमेंट शीट है और एक रिसिप्ट शीट है। एस्टिमेटेड प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर को दे देते हैं, किस लिए? अप्रूव करने के लिए लिक्विडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कॉल्स इन एरियर को क्या मैंने क्या माना? कॉल्स इन एरियर को हमेशा क्या मान लेना है? आपको एसेट्स मानना है। बट अनकॉल्ड कैपिटल इज नॉट एसेट्स। अनकॉल्ड कैपिटल को नहीं मानना। कॉल्स इन एरियर को क्या मान लेना है? एसेट्स मान लेना है। फिर अगला थर्ड, इफ क्रेडिटर हैविंग फिक्स्ड चार्ज, इफ क्रेडिटर हैविंग फिक्स चार्ज आर अनेबल टू रियलाइज। ये डेफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर एएसपी में ऐसे एसेट्स, आपने कोई एसेट्स गिरवी रख के लोन लिया हुआ है, मैंने एग्जांपल दिया था मशीन की ईआरवी सपोज करो 10 लाख है और लोन 12 लाख का है, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 लाख। मैंने मशीन बेची और लोन चुका दिया 10 लाख, लेकिन लोन फिर भी रह गया 2 लाख। अब 2 लाख की पेमेंट हम कम करेंगे, ये फिक्स नहीं है, ये अनसिक्योर्ड बन जाएगा। यही लिखा है, if creditor having fixed charge are unable to realize dues, then such deficiency is called unsecured creditor paid along with the other unsecured creditors। ठीक है, अब सबसे पहले पेमेंट होती है फिक्स चार्ज को, फिर प्रेफरेंशियल को, फिक्स चार्ज को और फिर प्रेफरेंशियल को, प्रेफरेंशियल के बाद फ्लोटिंग चार्ज को, फ्लोटिंग चार्ज के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, अनसिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को, देन डेफिशिएंसी। अब हम ये देखते हैं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसमें क्या करना होता है। बच्चे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब है वेजेस। एम्प्लॉय का पैसा तो पहले दे दोगे, वेजेस वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं, वेजेस एंड अदर बेनिफिट टू वर्कर्स, एम्प्लॉय नहीं, सॉरी, किसका पैसा? वर्कर का पैसा।
वेजेस एंड अदर बेनिफिट टू वर्कर्स इंक्लूडिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नो लिमिट फॉर वर्कर। वर्कर का 100% पैसा क्या होगा, प्रेफरेंशियल होगा। जितने भी वर्कर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, जो भी लेबर वगैरह है, उसको 100% पेमेंट देनी पड़ेगी पहले, फिक्स वालों के बाद। ठीक है, फिर सैलरी, सैलरी में आते हैं एम्प्लॉयज वगैरह। सैलरी एंड अदर बेनिफिट टू एम्प्लॉय, सैलरी एंड अदर बेनिफिट टू एम्प्लॉय, इसमें भी लिमिट लगा दी प्रेफरेंशियल। कितना प्रेफरेंशियल है, मैक्सिमम अमाउंट होगा 20,000, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा 20,000, और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा 4 मंथ सैलरी, मैक्सिमम पीरियड 4 मंथ की सैलरी, 4 महीने की सैलरी या फिर 20,000 रुपये, विच इज प्रेफरेंशियल। ठीक है, 4 महीने की सैलरी ले लो और 20,000 ले लो, जो दोनों में से क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा, मैक्सिमम तो हम 20,000 रुपये और 4 महीने की सैलरी। देखो इसमें क्या एग्जाम्पल बनेगा, एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए, इसकी सैलरी 8,000 रुपये पर मंथ है और इसको पिछले 6 महीने से पैसे नहीं मिले, तो कितने रुपए नहीं मिले, 48,000 रुपये। कितने रुपए नहीं मिले, अब इसको पहले कितने मिलेंगे, प्रेफरेंशियल ग्रेडर में कितना आएगा, बात ये होती है। तो प्रेफरेंशियल ग्रेडर में कितने महीने की सैलरी देखी जाती है, 4 महीने की, तो मैं 4 महीने की सैलरी देखूंगा, तो 8,000 इंटू में 4, 32,000 आ रहा है। 4 महीने की सैलरी कितनी आ रही है, 32, बट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम प्रेफरेंशियल में, हम एम्प्लॉय को 20, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 20। अब 48,000 में से 20,000 तो हम पहले दे देंगे, जो 28,000 है वो अनसिक्योर्ड वालों के साथ देंगे। किसके साथ देंगे, अनसिक्योर्ड वालों के साथ। ऐसा नहीं है एम्प्लॉय के पैसे हम रोक लेंगे, देंगे अनसिक्योर्ड वालों के साथ देंगे। ठीक है, ये होता है प्रेफरेंशियल। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर इसकी सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है, तो 6 महीने की कितनी हो गई, 18,000, और 4 महीने की निकालो, 4 महीने की भी सैलरी निकालनी है, 12,000, हम 12,000 देंगे, 20,000 नहीं देंगे। 4 महीने की सैलरी या फिर 20,000, विच एवरेज लोअर। ठीक है, मैक्सिमम 20,000 बोल दिया, या फिर मैक्सिमम 4 मंथ सैलरी, 4 महीने से ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, या फिर 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेटर है, उसको कोई अमाउंट देना है, इन्वेस्टिगेटर सैलरी नो लिमिट, इन्वेस्टिगेटर की सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। फिर है गवर्नमेंट ड्यूज एज टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट को हमने टैक्स नहीं दिए पिछले 2 साल से। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का जो ड्यू है हमने 2 साल से पेमेंट नहीं करा, तो गवर्नमेंट ड्यू है टैक्स विच वर असेस विद इन लास्ट 12 मंथ, विद इन लास्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। जिस दिन भी वाइंड अप हो रही है कंपनी, उस दिन से 12 मंथ तक, विद इन 12 मंथ ये प्रेफरेंशियल में आ जाएंगे, और इससे भी पहले वाले अनसिक्योर में चले जाएंगे। गवर्नमेंट के लेटेस्ट 1 ईयर के ड्यूज किस में आ जाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, और बिफोर 1 ईयर के ड्यूज किस में आ जाएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे वो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो इसको एक बार, फिर आगे पढ़ते हैं।